So, welcome children. In the next session, yesterday we have discussed physical properties of metals and non-metals. I mean materials, which were classified into metals and non-metals. चूंकि आप जानते हैं कि मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखकर और केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखकर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था इनके अंदर मेलिएबिलिटी है, मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी है, इनके अंदर ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी है, ये सोनोरस हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, जबकि नॉन मेटल्स में इनके बरअक्स है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम इन्हीं मटेरियल्स यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स को केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे परखा रहे हैं। तो बेटा आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले इनकी देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में लोहे के बहुत सारे आलात होते हैं जिनके ऊपर जो बाहर रहते हैं अक्सर ह्यूमिड एयर की वजह से ऑक्सीजन के साथ ये मेटल आपका आयरन मेटल रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। वहां फेरस ऑक्साइड बनता है यानी जिससे आप रस्टिंग कहते हो और अपनी भाषा में इसको जंग कहते हो। जंग आलूदा हो जाते हैं ये आलात जो आयरन के बने होते हैं। ऐसे ही अगर तांबा का हो, तांबे के बर्तन आप लोगों के घरों में अक्सर रहते हैं, अगर ये भी एक्सपोज हो टू मॉइस्ट एयर तो इनमें भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन यही होती है कि एक मटेरियल दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक मैटर दूसरे मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी एक ग्रीनिश लेयर बनती है, वो एक्चुअली उस कॉपर की रस्टिंग होती है। ऐसे ही आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, ये भी एक मैग्नीशियम भी एक मेटल है। इसको ये भी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन, अगर आप मैग्नीशियम को जलाओगे, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, तो जब भी हम इसको जलाते हैं इट एमिट्स लाइट, व्हाइट लाइट, ब्राइट लाइट एंड विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। जरा देखते हैं इसको, इस मैग्नीशियम रिबन को आपने देखा होगा, मैग्नीशियम इज अ मेटल। अब इसको हम थोड़ा सा जला के देखते हैं। पेयर ऑफ टंग्स में लेते हैं क्योंकि वैसे हमारा हाथ जलने का अंदेशा है। शाबाश, कंसंट्रेट कीजिए। एटमॉस्फेयर आज ठंडा है, इसमें भी टाइम लगता है, नहीं तो ये जल्दी कैच करता है फायर।
बनता है। चलो इधर से देखते हैं, टॉप पे ही पकड़ के। हाँ बेटा देखिए, हाउ ब्राइट लाइट इज इमिटेड बाय मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग, जैसे सूरज चमक रहा है। होप यू वुड हैव एंजॉयड। तो ये मैग्नीशियम रिबन था जिसको हमने अभी बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, जिनका टेस्ट हम लिटमस पेपर से करते हैं इनकी बेसिसिटी और एसिडिटी देखने के लिए। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। वेल एज अगर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स आप देखोगे दे आर एसिडिक इन नेचर, उनसे रेड ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। समझ पाते हो? गुड। और दूसरी बात बेटा, ऐसी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, मैंने आपको यस्टरडे की लेसन में कहा था कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं विच आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, हाईली रिएक्टिव इन एटमॉस्फेयर, जिनको हम एयर में रख नहीं सकते, वहां पे भी वो रिएक्शन करते हैं। जिनको हम वाटर में रख नहीं सकते, वहां पे भी रिएक्शन करते हैं। जैसे आपका सोडियम मेटल है, सो सोडियम इज स्टोर्ड इन गुड केरोसिन। यस, इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव नेचर। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, अदरवाइज इट विल रिएक्ट। ऐसे ही हमारे पास एक नॉन मेटल है फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है ये भी वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, लेकिन इसको स्टोर करना पड़ता है पानी के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा आम एक मिथ चलती है, जो मिथ ऐसे है कि लोग बोलते हैं कि फलानी जगह पे बुजुर्ग था, वो चश्मे पे वहां पे अक्सर वुजू किया करता था, मुंह हाथ धोता था, तो आज रात भर वहां पे चिराग जलता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक मिथ है। बल्कि क्या है, ये फास्फोरस कहीं पे एक्सपोज होता है, जो ही एक्सपोज होता है आउटसाइड द वाटर तो इट कैचेस फायर, ये ऑटोमेटिकली जल जाता है। तो लोग इसको चिराग के हिसाब से जानते हैं और इसको किसी के साथ मंसूब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये फास्फोरस का जलना है। दैट्स व्हाई फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। हमारे पास ऐसे ही ये जो मटेरियल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स आल्सो। मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो और हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो एक पॉप साउंड आती है। ये पॉप साउंड जो है यही इंडिकेशन है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। जैसे वैसे अगर देखोगे आप, नॉन मेटल्स जो है यूजुअली दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आप और एक रिएक्शन, इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी ये है मेटल्स की, रिएक्शन विद बेसिस। मेटल्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड्स और विद बेसिस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है इन मटेरियल्स के हवाले से, मेटल्स के हवाले से, नॉन मेटल्स के हवाले से। जैसे आप देखते हैं हमारे पास अगर कॉपर सल्फेट है, आप इसके साथ जिंक मिलाएंगे तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यू विल गेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। व्हाई? जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं दूसरे मेटल्स से। ऐसे ही अगर आप देखोगे आपके पास कॉपर सल्फेट है और आयरन है, इसके साथ आयरन मिलाओगे तो आयरन जो है, ये जो कॉपर सल्फेट और आयरन है, यहां पे आपको फेरस सल्फेट और कॉपर मिलेगा। तो ये फेरस जो है, आयरन जो है, ये कॉपर को रिमूव करेगा। इसका मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है,
और आयरन खुद कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आपके पास है जिंक सल्फेट और आयरन। अब देखो यहां पे हमने अभी कहा था जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक ज्यादा रिएक्टिव आयरन से, और यहां पे आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आती है, जिंक सल्फेट वैसा ही रहता है और आयरन अलग चला जाता है। बेटा आपने देखा होगा यहां पे है जिंक सल्फेट और कॉपर, तो यहां पे कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को, तो ऐसे यहां फेरस सल्फेट है और कॉपर है, ये फेरस सल्फेट ऐसे ही रहता है क्योंकि इट्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका मतलब है जो आपके पास ये सारे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो अलग अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो डिफरेंट हैं। ये सारी चीज जो आपके पास हैं, ये अलग होके, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे और कोई एलिमेंट हो, ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं, अलग सूरत में ये एलिमेंट्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पास जब एक केमिकल रिएक्शन होके कोई चीज बनता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जब आपको लास्ट में कोई एलिमेंट मिलता है, जैसे सब्सटेंस मिलती है, जैसे आपको आयरन मिला, ऐसे कॉपर मिला, आपको एंटीमोनी मिला, आपको जिंक मिला, आपको आर्सेनिक मिला, कोई भी चीज मिली, ये जो हैं ये सारे इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर इनको फर्दर आप केमिकल रिएक्शन करोगे, कूलिंग करोगे, हीटिंग करोगे, या इन पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, दे विल नॉट ब्रेक डाउन फर्दर। ये इससे अलावा आप ब्रेक नहीं होंगे। जब और ब्रेक नहीं होंगे तो हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स जो भी हैं वो एटम्स के बने होते हैं। तो इस वक्त जो भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, मोस्ट एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। अक्सर एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, वो मेटल्स हैं। सिर्फ हमारे पास जस्ट 22 एलिमेंट्स विच आर नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं, जस्ट 22। रेस्ट इन्हें ज्यादातर हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। सिर्फ हमारे पास 22 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं, जिनमें क्या है, नॉन मेटल्स जो हैं उनकी पोजीशन क्या है, 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स, उनमें से आपके पास 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट होते हैं एज गैसेस, इन द गैसेस फॉर्म। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट होते हैं, नॉन मेटल्स हैं जो एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। एक एलिमेंट आपका है ऐसा जो नॉन मेटल है लेकिन विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। जबकि मेटल्स के हवाले से मैंने आपको यस्टरडे कहा था, एक ही मेटल ऐसा है विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट, दैट्स मर्क्यूरी। यहां एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो एग्जिस्ट होता है लिक्विड स्टेट में, वो कौन सा है, वो ब्रोमीन है। और आपके पास इसके अलावा 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं नॉन मेटल्स में से जो सॉलिड्स हैं। ये गैसेस हैं, ये एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, और गैसेस में 10 हैं जो सॉलिड्स में 10 हैं। वो सॉलिड्स वाले 10 जो हैं उनमें सल्फर है, जैसे आपने गंधक देखा है, शाबाश। उनमें आपके पास फास्फोरस है, उनमें आपके पास आयोडीन है। ये वो नॉन मेटल्स हैं आउट ऑफ द 22 विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। 1 element bromine, a non-metal, exists in liquid state, and 10 elements non-metals exist in gaseous state like hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. and etc. Out of these आपके पास तकरीबन 90 एलिमेंट्स जो हैं एग्जिस्ट होते हैं एट मेटल्स, 22 एग्जिस्ट होते हैं एज नॉन मेटल्स। लेकिन इसके अलावा आपके पास और एक कैटेगरी है, वी कॉल देम मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स बेटा ये एक अलग ग्रुप है मेटेलॉइड्स का। जैसे आमतौर पे मेटल्स और नॉन मेटल्स ही डिस्कस होते हैं, मेटेलॉइड्स के हवाले से बात नहीं होती है। मेटेलॉइड्स जो हैं इनमें प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी।
मेटेलॉइड्स में प्रॉपर्टीज है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इनमें से आप एक मेटेलॉइड अक्सर यूज करते हो घरों में, पर्टिकुलरली गर्ल्स यूज करती हैं, मदर्स यूज करती हैं, विच वी कॉल एंटीमोनी। सुरमा, काजल जो आप घर में लगाते हो, इट्स अ मेटेलॉइड। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है। इसलिए ऐसे जो मुश्तबे हैं इनको मेटेलॉइड कहा जाता है, जिनमें एंटीमोनी भी है, जिनमें ब्रोमीन भी है, सॉरी बोरान, जिनमें बोरान भी है और एंटीमोनी भी है और सिलिकॉन भी है, ये मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से समझा होगा। तो इंशाअल्लाह आगे चल के हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स को साथ चलाएंगे। नेक्स्ट लेसन में हम इनके इस्तेमाल पे बात करेंगे, यूजेस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा सर। सो थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।